एक समय की बात है। नवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो बहनें रहा करती थीं, विभा और कविता। कविता पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी, इसलिए उसका विवाह एक साधारण किसान मनोज से हुआ। वहीं विभा बेहद सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर एक धनवान व्यापारी हरीश ने उससे विवाह कर लिया। विभा को अपनी सुंदरता का घमंड पहले से ही था, लेकिन शादी के बाद उसे अपने धन का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें एक दूसरे के पास ही रहती थीं, लेकिन विभा हमेशा मौका देखकर कविता को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे कविता, तुझे पता है अभी अभी हरीश जी ने मुझे हीरे की अंगूठी दिलवाई है और तुम्हारे घर के सामने वाली जमीन भी हम खरीदने वाले हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हो। तुम्हारे पति के तो खाने का पता नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। दीदी, अंगूठी तो बहुत सुंदर है, आप पर खूब जच रही है। अंगूठी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। आपने कहाँ से खरीदी? अच्छी तो लगेगी ही, इसे पूरे 10,000 में खरीदी है। इतना महंगा सामान तुम तो कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पति बेचारे तो खुद ही मेहनत मजदूरी करके थक जाते होंगे, तुम्हें क्या दिलाएंगे। कविता का मन दुखी होता है, लेकिन वह चुपचाप सह लेती है। कविता के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। कई बार तो भूखे पेट सोना पड़ता। वह 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती थी। एक दिन वह अपनी बहन से मदद मांगने गई। दीदी, घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मनोज जी जमींदार के पास मदद के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या आप थोड़े पैसे दे सकती हैं? बहन, आज तुम थोड़े से पैसों की मदद कर दो, फसल बिकते ही लौटा देंगे। अरे आज आती हो, अगर कल आती तो मैं थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। वैसे भी हम आज खेत खरीदने के लिए पैसे दे चुके हैं, अब घर में कुछ बचा ही नहीं। आज सुबह सुबह मेरे पति घर से सारे पैसे लेकर चले गए, घर में आज एक भी पैसा नहीं बचा है। बताओ, ऐसे में हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं किसी और से कोशिश करती हूँ। एक समय की बात है। कविता मायूस होकर अपने घर की ओर वापस लौट जाती है। कविता, तुम अपनी बहन विभा के पास गई थी ना, कुछ मदद मिली? नहीं जी, दीदी ने मना कर दिया। बोली कि पैसे नहीं है। अगर तुम कल आती तो मैं जरूर पैसे दे देती। अरे भाग्यवान, मैं भी सेठ जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि महीने के आखिर में आना, अभी महीना खत्म होने में समय है। महीना खत्म होते ही तुम आ जाना, मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगा। तब तक हम क्या खाएं? हमारे घर में अब अनाज का एक भी दाना नहीं बचा है। एक काम करती हूँ, अपने बड़े भैया गोविंद के पास जाती हूँ, शायद वो मदद कर दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम अपने बड़े भैया के पास मदद के लिए जाओ, मुझे लगता है वह हमारी मदद जरूर करेंगे। जी, मैं एक बार अपने भैया के घर भी जाकर देखती हूँ, शायद वह हमारी मदद कर दे। यह कहकर कविता अपने बड़े भाई के घर की ओर मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, क्या तुम मुझे कुछ दूर अपनी बैलगाड़ी में बैठा लोगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे? बाबा, मुफ्त में सवारी नहीं मिलती, सुबह सुबह पेट भी नहीं भरा है। अरे बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको आगे भी छोड़ दूं और आप मुझे मेरे पैसे भी नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? सुबह सुबह का समय है बाबा, इस कारण मैं आपको मुफ्त में आगे नहीं छोड़ सकता। बैलगाड़ी को आगे मत बढ़ाना काका, इन्हें बैठा लीजिए, किराया मैं दे दूंगी। बाबा, आप बैलगाड़ी में चढ़ जाओ। आप क्यों दे रही हैं बहन जी? ये रोज यही करते हैं। इन जैसे बाबा रोज मिलते हैं हमें और रोज नए नए बहाने बनाते हैं। इन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर ये रोज करते भी हैं, तो भी आज मेरी जिम्मेदारी है। बैठा लीजिए इन्हें। आप इन बाबा को अपनी बैलगाड़ी में बैठने दो, मैं इनका किराया आपको दे दूंगी। ठीक है? ठीक है बहन जी, आप कहती हैं तो बैठा लेता हूँ, आपकी जैसी इच्छा। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी मदद की, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। यह तो मेरा धर्म है बाबा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटी, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? बाबा, हरिगढ़ जा रही हूँ अपने भाई से मिलने। अरे बेटी, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। लेकिन बेटी, तुम काफी उदास लग रही हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ। कविता सारी बात बाबा जी को बता देती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, जिस तरह तुमने मेरी मदद की, वैसे ही ऊपर वाला तुम्हारी भी मदद करेगा। ठीक है ना बेटी? अब तो उदास मत हो। दोनों आपस में बातें करते करते अपने हरिगढ़ गांव पहुंच जाते हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, मैं भी चलती हूँ। भाभी, भैया है? भैया कहाँ पर है? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है।
वो बाहर गए हैं। कोई खास बात, क्या काम है, मुझसे कहो। भाभी, घर की हालत बहुत खराब है। मैं क्या बताऊं, अभी हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ मदद मिल जाए तो। कविता, हमारे पास कोई पैसे का पेड़ तो है नहीं जिससे हम पैसे तोड़ तोड़ कर तुम्हें दे दें। और वैसे भी तुम्हारे ही भरोसे हमारा घर नहीं चलता। हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, कोई और काम हो तो बताओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। भाभी की बातों से आहत कविता दुखी होकर गांव लौट आती है। अरे कविता, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, क्या तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद की? मैं वहाँ गई थी जी, लेकिन भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या खाएंगे? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। शाम का समय हो जाता है। अन्न का एक भी दाना न होने के कारण दोनों उदास बैठे हुए रहते हैं। शाम को हवा बहुत ठंडी थी। तभी दोनों को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलो बेटी। अरे ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकले तो वही बाबा खड़े थे जो कविता को रास्ते पर मिले थे। बेटी, मैं पड़ोस के गांव गया था। लौटते लौटते शाम हो गई। बाहर ठंड बहुत है। क्या रात भर ठहर सकता हूँ? क्या तुम आज मुझे अपने घर में रहने की जगह दोगी बेटी? अरे बाबा, आप हमारे मेहमान हैं। आइए, भीतर आइए। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी फिर से मदद की। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। माफ कीजिएगा बाबा जी, हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, रहने की जगह दे दी, वही बहुत है। रहने का आश्रय दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रात बहुत गहरी हो जाती है। फिर तीनों सो जाते और सुबह सुबह जब मनोज उठकर देखता है तो उसे बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे होते। अरे कविता, बाबा जी कहाँ गए? तुमने देखा? जी, मैं उन्हीं को तो ढूंढ रही हूँ। शायद वो अपने घर चले गए। तभी उन दोनों की नजर बाबा की पोटली पर जाती है जो उन्होंने अपने साथ लाया था। कविता देखो तो, ये बाबा की पोटली यहीं छूट गई है। ये तो बाबा जी की पोटली है ना? हाँ जी, यह तो बाबा जी की ही पोटली है। जैसे ही वे पोटली खोलते हैं, हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं और साथ उसके अंदर एक चिट्ठी भी पड़ी होती है। बेटा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इसे तुम अपने कर्मों का फल समझकर रख लो। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है सच में ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। कविता और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, कठिनाइयों और परेशानियों में धैर्य और नेक दिल से काम लेने वाले की मेहनत और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से की गई मदद और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। जीवन में अच्छाई और इंसानियत का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही रास्ता अंततः सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।